तो यहाँ पे थे। अब यहाँ पे अगर आप चेक कीजिए उसी तरह से एलोकेट, और हम फिर से इसको यूज करते हैं, और ये हमारा यहाँ पे एलोकेट, और ये हमारा रिक्वेस्ट। आगे हम यहाँ पे ये भी दे दें R1, R1, R2, और इसी तरह रिक्वेस्ट का R1 और R2। अब P1 का यहाँ पे देखिए, P1 क्या कर रहा है? P1 के पास R1 है, ये ठीक है। P1 के पास R1 है, तो यहाँ पे आप सिंपली कर दीजिए इसको, यहाँ पे कर दीजिए 1। R2 इसके पास नहीं है, R2 कर दिया यहाँ पे 0। P2 के पास देखिए, P2 के पास क्या है? P2 के पास R2 है, R1 नहीं है, तो यहाँ पे कर दिए इसको 0, इसको कर दिए 1। नेक्स्ट आ जाइए P3। P3 के पास कुछ भी नहीं है, वो दोनों दोनों की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। थोड़ा सा हाथ से मेरा चल नहीं रहा है, तो ये हो गया 0। अब आ जाइए रिक्वेस्ट पे, एलोकेट के बाद रिक्वेस्ट। और बैंकर एल्गोरिथम जिसने भी थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा उसको ये आरईजी, हालांकि आप कह सकते हैं कि आप लोग आगे पहले पढ़ लिए और आरईजी अब देख रहे हैं, बट यहीं से उसी की शुरुआत होती है। और आरईजी मैंने थोड़ा सा क्लास में जिक्र किया था, मैंने सोचा आपको समझ में आएगा, फिर बतला देंगे, फिर आगे बढ़ गए। तो फिर लौट के फिर वापस ही नहीं आ पाए वहां पे। रिक्वेस्ट पे आ जाइए। अब रिक्वेस्ट देखिए, P1 किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है? P1 किसी की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, एक ही वो उसने वो किया और किसी की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो 0 0 आप कह दिए यहाँ पे, 0 0, दोनों कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। P2 को देखिए, P2 के पास एक है, होल्ड कर रहा R2 को, और रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये भी हो गया 0 0। P3 के पास आ जाइए। P3 कोई एलोकेट नहीं है, उसको कोई एलोकेशन नहीं है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है? दोनों की एक एक रिक्वेस्ट कर रहा है। ये ये देख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अब सिंपल ये समझिए। अब यहाँ पे देखेंगे अवेलेबिलिटी भी, अवेलेबिलिटी पे आइए। तो अवेलेबिलिटी क्या है अभी? अवेलेबिलिटी क्या है? सिंगल इंस्टांस है, वो भी जाहिर सी बात है कि एलोकेटेड है, तो R1 और R2 दोनों की अवेलेबिलिटी क्या है इस वक्त? 0 ही 0 है, 0 0, दोनों की 0 0 है। लेकिन अब आप यहाँ पे इस केस में, इस क्या नाम है, प्रेजेंटेशन में आप कह सकते हैं कि P1 और P2 को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे किसी चीज की वेट नहीं कर रहे हैं वो, उनको उनके पास एक है, किसी का वेट नहीं कर रहे हैं, वो कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनको नीड नहीं है किसी भी रिसोर्सेस की। तो सिंपली जब दे आर नॉट रिक्वेस्टिंग एनी रिसोर्सेस, सो दे बोथ एग्जीक्यूटेड, ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और ये जब दोनों एग्जीक्यूट होंगे तो क्या होगा? होगा ये कि दोनों ही जो रिसोर्स यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, एलोकेट है उनके पास, वो दोनों फ्री हो जाएंगे। तो जब एक पहले मान लीजिए ये वाला एग्जीक्यूट हुआ P1, उसको कोई जरूरत नहीं, एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे R1 जो है ये अवेलेबल हो गया। सो अगली जो सिचुएशन आ गई वो ऐसे कुछ आ गई कि R1 यहाँ पे अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो जो नई सिचुएशन यहाँ पे है करंट अवेलेबिलिटी में आ गई, R1 1 है, R2 0 है। नेक्स्ट P2 भी एग्जीक्यूट हुआ, P2 को कोई जरूरत नहीं थी। अगली जो यहाँ पे पोजीशन आई अवेलेबिलिटी की, करंट जो आप कह सकते हैं अवेलेबिलिटी हो गई, वो हो गई R1 और R2, ठीक है।
अब ये दोनों अवेलेबल हो गया, अब ये जब दोनों अवेलेबल हो गया तो P3 को दोनों ही यही चाहिए, उसको दोनों मिल गया, तो वो भी एग्जीक्यूट हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे फाइनली कि कोई जो यहाँ पे आप कह सकते हो डेडलॉक नहीं है। अगर पूछा जाए यहाँ पे क्या कोई डेडलॉक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई डेडलॉक नहीं है। वेट कर रहे हैं वो एक दूसरे वेट करने का, और जैसे बैंकर एल्गोरिथम में किया था, तो यहाँ पे क्लियर कट आप कह सकते हैं कि देयर इज नो डेडलॉक। तो आरईजी के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई आरईजी के अंदर कोई सर्कुलर वेट है, यानी कोई साइकिल है, तो आप समझ जाइए कि वहां पे हमेशा हमेशा वहां डेडलॉक है। सिंगल इंस्टांस के केस में, डबल मल्टीपल इंस्टॉल केस में या उससे ज्यादा के केस की अभी हम बात ही नहीं यहाँ पे हो रही है। अभी यहाँ पे सिंपल एक सिंगल इंस्टांस में आपने देखा, यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे डेडलॉक है, क्योंकि यहाँ पे आपने अभी इसी तरह से करके, तो ये मेथड से आप एकदम क्लियर कट पता लगा सकते हैं अवेलेबिलिटी, और आप एकदम साफ साफ देख सकते हैं कि किसको कोई रिक्वेस्ट नीड नहीं है, यहाँ पे पता चल रहा है किसको नहीं है। इससे शायद आप उतना क्लियरली विजुलाइज नहीं कर सकते, बस इस टेबल से, इस मेथड से आप क्लियरली आप पता कर सकते हैं कि हाँ, इसको जब कोई जरूरत नहीं है तो जाओ भाई, वेट हो, एग्जीक्यूट करो और फ्री करो, एग्जीक्यूट होगा और ये रिसोर्स रिलीज कर देगा। इसी तरह ये, इसको कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो रिलीज कर देगा, और फाइनली ये भी हो जाएगा। तो ये हुआ तो सिंगल क्या नाम है इंस्टांस का। लेकिन यहाँ पे जो मेन है वो है मल्टी इंस्टांस के लिए। तो मल्टी इंस्टांस के केस में इसी फी उसके ऊपर हम एक और बनाते हैं, और मेन टॉपिक मैंने ये लिया था, उसके अलावा शेल का था थोड़ा सा। अच्छा, अब ये तो डिलीट नहीं होगा यहाँ पे, ये तो मैंने सेव किया था जो यहाँ पे, तो ये डिलीट नहीं होगा। इसको कैसे डिलीट किया जाए यहाँ पे, चलिए इसी पे बताते हैं। इससे नहीं डिलीट होगा। उसको मैं फिर से वो ओपन करता हूँ, उसमें बताता हूँ। एक सेकेंड। मैं फिर से ये वाला लेता हूँ, RG2। और यहाँ पे मैं इसमें फिर से बदलाता हूँ। अब यहाँ पे मल्टी स्टांस के केस में यहाँ पे एक और समझ लिए कि एक इंस्टांस है, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। दो है मान लीजिए, ठीक है, दो R2 के यहाँ पे दो इंस्टांस हैं। अब क्या होगी एक सिनेरियो, वो ये होगा कि यहाँ पे एक प्रोसेस और है P3 करके, ठीक है, और इस प्रोसेस में ये यहाँ पे अभी सिचुएशन क्या बन रही है कि P1 के पास इस तरह से है, P1 फिर कर रहा है रिक्वेस्ट, यहां से एक P2 के पास है, और एक यहाँ पे P3 के पास है, ठीक है, P3 के पास, और यहाँ पे फिर P2 एक रिक्वेस्ट कर रहा है इसके लिए। सो अब अगर इसको यहाँ पे अगर आप देखें, अभी यहाँ पे इसको क्लियर समझना, तो आप शायद बहुत ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड सबसे इजी जिससे करना है वो यही वाला है
कि आप इस तरह से करें तो आपको बहुत ही क्लियर यहाँ पे पता चल जाता है। हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, ये एलोकेट है और ये रिक्वेस्ट है, मान लीजिए AR में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे ये R1 है, R2 है और R1 है, R2। और यहाँ पे सारे वो प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3। यहाँ पे अगर देखिए P1 की क्या एलोकेशन है, P1 प्रोसेस 1 को क्या एलोकेट है, तो आप कह सकते हो R1। ठीक है, तो यहाँ कर दिए R1 1 और ये कर दिए 0। ये 0 है। P2 की क्या है, P2 के पास R2 है और R1 नहीं है, तो R1 यहाँ कर दिए 0। P3 के पास क्या है, R2, रिसोर्स 2 का सेकेंड इंस्टांस है। ठीक है, वहां पे मल्टीपल इंस्टांस है, तो दूसरा इंस्टांस इसके पास है। रिक्वेस्ट पे आ जाइए, तो P1 क्या किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 की। R2 के नीचे आप 1 कर दिए, R1 की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, 0। P2 क्या कर रहा है, P2 के पास R2 है, तो रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, R1 की। और P3 के आप देखो तो वो किसी की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कोई रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे P3 कोई उसकी मतलब कोई डिमांड नहीं है, तो आप वही पहले जैसा था कि वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी आप अभी फिलहाल देख के चलिए कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्या अवेलेबिलिटी है। सो R1, R2, R3। ठीक है, R3 नहीं बल्कि कहेंगे वहां पे 2 ही है, तो 2 ही लेंगे, क्योंकि उसके 2 इंस्टांस हैं। फिलहाल यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो है 0 0। ठीक है, 0 0 अवेलेबिलिटी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अभी हमको देखना क्या है कि जब कोई इसको और इसको हम अभी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो P3 प्रोसेस 3 को कोई जरूरत नहीं, वो कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अगली जो सिचुएशन आएगी वो ये आएगी कि R2 का एक इंस्टांस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, तो करंट फिर न्यू अवेलेबिलिटी ये हो जाएगी, यानी R2। अब यहाँ पे देखना R2 जो है, अच्छा एक चीज और भी है कि जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो आपने लिखा था बैंकर एल्गोरिथम में, जिस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहे थे उसको आप भी बनाते चले। तो यहाँ पे अगर देखिए तो सबसे पहले P3 हो गया। ठीक है, P3 हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे R2 अवेलेबल हो गया, तो अब R2 की जरूरत किसको है, R2 की नीड किसको है, R2 की नीड है P1 को। तो भैया R2 की नीड P1 क्यों है, तो P1 लेगा और P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब P1 एग्जीक्यूट हो गया तो क्या हुआ, P1 जब एग्जीक्यूट हुआ तो R1 को उसने रिलीज कर दिया, तो नई यहाँ पे अवेलेबिलिटी आ गई, नई अवेलेबिलिटी आ गई 1 0, मतलब 1, वहां पे 1 था ही, तो ये हो गया 1 1। ठीक है, तो फाइनली फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये अवेलेबल हो गया तो P2 को कौन सी जरूरत थी, R1। जब इसने R1 रिलीज किया तो उसकी भी डिमांड पूरी हो गई। तो फाइनली फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया फिर P2। और तीनों यहाँ पे, तो पीछे जो था सिंगल इंस्टांस पे वहां पे डेडलॉक था,
लेकिन जैसे ही यहाँ पे मल्टीपल इंस्टांस है, ठीक है, सर्कुलर वेट यहाँ भी देखिए इस तरह से हो रहा है कहीं ना कहीं, ये अलग है, बट ये सर्कुलर वेट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जब सर्कुलर वेट रहेगा, लेकिन अगर सिंगल इंस्टांस नहीं है, मल्टीपल इंस्टांस है, तो वहां पे हो सकता है डेडलॉक ना हो। और वो इसी तरह से आप बना के चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बना के किया है। अच्छा, नेक्स्ट एक और है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो नोट्स मैंने दिया है उसके अंदर है, और वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है। मैं जो है वो भी यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि वो भी देख ही लीजिए। बाकी तो इसके बाद थ्योरी की कुछ टॉपिक्स हैं। तो उस वाले इसमें क्या है, उस वाले इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो है मैं ऐसा करता हूँ कि इसको बनाता हूँ दूसरा उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा अगला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। एक यहाँ पे एक यहाँ पे रिसोर्स है, दूसरा ये रिसोर्स है, और तीसरा यहाँ पे रिसोर्स है एक। इसके अलावा जो प्रोसेस हैं, चार प्रोसेस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसका नाम दे देते हैं P1, P2, P3 एंड ये है आपका P4। P4, या आप ऐसे कर दिए इसको, इसको मैं कर देता हूँ P0, P1, P0 कर देता हूँ इसको, इसको कर देता हूँ P2, तो कर देता हूँ P3। कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, बेस मेन जो कि मल्टीपल इंस्टांस की बात हो रही है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं स्टांस भी बना देता हूँ, और वो मैं स्टांस किसी और कलर से बनाता हूँ। जब यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, 1 इंस्टांस, 2 इंस्टांस, इसके 3 इंस्टांस हैं, ठीक है, और इसके यहाँ पे 2 इंस्टांस हैं। सो अब इसके अंदर करना क्या है कि हमको अब ये प्रोसेस 1, अच्छा ये यहाँ पे रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 2 है, रिसोर्स 3 है, वो लिख नहीं रहे हैं, अभी लिख देते हैं। तो सिंपली ये है कि इसका दो जो स्टांस है, सो एक स्टांस P1 के पास है, और दूसरा स्टांस यहाँ पे P0 के पास है, ठीक है। और P1 जो है एक है, लेकिन एक की रिक्वेस्ट भी कर रहा है यहाँ पे। अब आ जाइए P0।
हेलो, आवाज आ रही कि नहीं मेरी? यस सर। अच्छा, एक सेकेंड। ये वाली फाइल में बंद करूं जरा। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे नेक्स्ट इसको फिर देखिए, P0 का। P0 ने यहाँ पे एक होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और एक की रिक्वेस्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे एक फ्री है ये, ठीक है, अवेलेबल यहाँ पे जो सिनेरियो बना है वो। फिर यहाँ P2 रिक्वेस्ट कर रहा है, ये एक इंस्टांस अभी किसी ने होल्ड नहीं किया है, यहाँ पे एक दिखाना ये कि ये अभी फ्री है। यहाँ पे 3 इंस्टांस है, एक इंस्टांस P1 ने लिया। ये मल्टी इंस्टांस में ये वाली प्रेजेंटेशन आपको ये कंफ्यूज करेगी, आपको ये देख के कि आप इस फिगर से पता लगा नहीं पाएंगे, जिससे कि आपको फिर वही टेबल से ही पता लगेगा। इसीलिए आपको अभी समझ में आ रहा हो तो वो तो फिगर देख के ही समझ में आ रहा था, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, इसीलिए वो मेथड को यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पे है P0 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक इसका अगला इंस्टांस क्या है, P2 के पास है, यानी P2 R3 की रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इसके पास है। और ये तीसरा जो बचा हुआ इंस्टांस है ये है P3 के पास। लेकिन P3 दो और इंस्टांस की भी अभी रिक्वेस्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट आपको मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूं, ये यानी ये दो रिक्वेस्ट, क्योंकि उस वाली एरो से नहीं बनेगा ये। तो सिचुएशन यहाँ पे, अब ये जब फिगर आपके सामने हो तो आप फिर पता ऐसे लगा ही नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा कि क्या एक्चुअली में हो रहा है और यहाँ पे डेडलॉक होगा कि नहीं होगा। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में अभी मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि ये स्टेट, जो प्रेजेंट स्टेट है, स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का जो स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेटर तरीका होता है कन्वीनियंट एंड द मोस्ट इफिशियंट वे ऑफ RAG। और दूसरा यहाँ पे से भी बदलता है ये डेडलॉक है या नहीं। अब यहाँ पे जब ये सिचुएशन है तो आपको फिर से वही मेथड, जो दूसरा मेथड अभी बनाया था, मतलब वो यूज किया था, उसी मेथड से आप यहाँ पे पता लगाएंगे और वही मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से जरा, हम पहले एक वही से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया एलोकेशन और रिक्वेस्ट, और ये सब हमारे प्रोसेस हैं। अच्छा, हम यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये हमारा R3 है। सो यहाँ पे हम ऊपर लिख दें एलोकेट, और यहाँ पे लिख दें रिक्वेस्ट। इसके बाद R1, R2 एंड R3, यहाँ पे भी R1, R2 और R3। इसके थ्रू ये बनाना आसान है, जब आपके सामने ये होगा, और बल्कि ये सबसे आसान मेथड यही है उसको वो उस तरह से करने के बजाय। अब यहाँ पे आ जाइए आप, P0 है, P1 है, P2 है, और P3 है।
अब आते हैं यहाँ पे, इससे हम ड्रॉ करते हैं और इससे बनाते हैं। सबसे पहला P0 को देखिए। P0 यहाँ पे के पास कौन सा रिसोर्स है, उसको चेक करने के लिए आपको वही एरो जो बताया था टुवर्ड्स, उसी से पता चलेगा। सो उसकी तरफ कौन कौन सी एरो आ रही है, सबसे आसान समझने की, उसकी तरफ, प्रोसेस की तरफ कौन सी एरो आ रही है, इसका मतलब वो उसने होल्ड किया हुआ है, उसकी मतलब वो एलोकेट किया हुआ है। तो आप देखो, एक R1 की तरफ से आ रही है, एक R3 की तरफ से आ रही है। तो आप यहाँ कर दो, ये R1 R3, थोड़ा सा ये मोटा ये बन रहा है, और R2 की तरफ से कोई नहीं, तो ये 0। मैं थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ, ये इससे बन नहीं पा रहा। फिर आ जाइए P1 की तरफ कहाँ से आ रही है, एक R1 की तरफ से आ रही है, एक R2 की तरफ से आ रही है। तो सबसे आसान है ये आपको समझने के लिए, R1 R2 और यहाँ 0। P2 पे आ जाइए। P2 पे आप देखिए किस तरफ से आ रही है, सिर्फ R2 की तरफ से आ रही है एरो। अच्छा ये थोड़ा उधर हो गया है, मैं थोड़ा ऊपर ही चलूँ, लाइन गड़बड़ हो जा रही है। ठीक है, और यहाँ से नहीं हो रही, तो ये 0। P3 पे आ जाइए। P3 ये है, उसकी तरफ कहाँ से आ रही है, R2, तो यानी कि बस R2 है इसके पास, और किसी तरफ से नहीं एरो आ रही है, तो यानी और कोई, ये हो गया। नेक्स्ट अब रिक्वेस्ट पे आ जाइए। रिक्वेस्ट को देखिए, P0 की तरफ से कितनी एरो जा रही है, कहाँ पे जा रही है, तो R2 की तरफ जा रही है, R3 की तरफ जा रही है, यानी इसको एक R2 चाहिए, एक R3 चाहिए। R2 R3 ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट है P1 की तरफ से कितनी एरो जा रही है, R1 की तरफ जा रही है सिर्फ, ये यहाँ पे ये। सो यहाँ पे आप कर दीजिए 1 और ये 0 0, क्योंकि और कहीं उसकी तरफ से एरो नहीं जा रही है, यानी अपवर्ड्स नहीं जा रही है वहां पे। अब आ जाइए P2 पे। P2 आप ये देखिए कि उसकी तरफ से किस पे जा रही है, R3 पे। सो R3 पे सिर्फ है, और ये यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। और नेक्स्ट है आपका P3। P3 की तरफ देखिए किसकी तरफ से जा रही है, R2 की तरफ 2 जा रही है, और एक किधर, P1 की तरफ। अच्छा एक यहाँ पे, ये मैंने अभी, एक और भी है ना यहाँ पे, ये वो तो बना ही नहीं था। P3 की तरफ से एक और भी रिक्वेस्ट है, और वो जा रही है यहाँ पे। अच्छा टाइम भी खत्म हो रहा है ये। तो यहाँ पे फिर फाइनली ये हुआ कि ये 2 रिक्वेस्ट कर रहा P3 R2 की, तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 0 है, और एक P3 R1 की तरफ भी रिक्वेस्ट कर रहा है, एक रिक्वेस्ट यहाँ है। तो 2 रिक्वेस्ट यहाँ पे, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे, ये मैंने मिस कर दिया था यहाँ पे एरो। अब यहाँ पे करंट अवेलेबिलिटी अगर देखिए, मैं थोड़ा ऊपर यहाँ से बनाता हूँ। करंट अवेलेबिलिटी क्या है, R1 R2 एंड R3। तो R1 का 0 है, आप देखो यहाँ पे R1 का 0 दोनों ही वो है। R2 का देखिए तो 0 है, तीनों स्टांस किसी ना किसी को है। बट R3 में देखिए एक स्टांस यहाँ पे है अवेलेबल, ये किसी को नहीं है, ये यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे सिंपली आप देखिए कि R3 की जरूरत किसको है। R3 इंस्टांस, एक इंस्टांस बचा हुआ है, तो R3 की जरूरत किसको है।
ठीक है, रिक्वेस्ट ये कर रहा है, ये दोनों की रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको R3 तो है, R2 नहीं है ये यहाँ पे। तो ये जो है P2 जो है, P2 प्रोसेस, उसको सिर्फ R3 चाहिए और कोई नहीं चाहिए। अगर उसको R3 मिल जाए वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और जब एग्जीक्यूट हो जाएगा P2, तो P2 के पास क्या उसने होल्ड किया हुआ है, R2 को होल्ड किया हुआ, R2 रिलीज कर देगा। तो हम उसको बोलेंगे कि एग्जीक्यूट हो जाए वो, और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो जो करंट अब न्यू अवेलेबिलिटी क्या होगी, न्यू अवेलेबिलिटी ये होगी कि R2 रिलीज कर देगा वो, R2 रिलीज कर देगा। तो अभी जो नई अवेलेबिलिटी हो गई, ये हो गई 1 और ये 1, यानी अभी जो करंट अवेलेबिलिटी हो गई 0 1 और 1, ये ऊपर ही लिखा रहना चाहिए 0 1 1 ये। ठीक है, तो न्यू अवेलेबिलिटी हो गई 0 1 1। अब आपके पास R2 भी है, R3 भी है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको R2 और R3 दोनों चाहिए? इसको चाहिए R2 और R3, P0 को। तो P0 को भी यहाँ पे करेंगे कि एक्सिक्यूट हो जाए वो और जाए P0। जैसे ही P0 गया तो उसने क्या रिलीज किया, R1 और R3 को रिलीज कर दिया उसने। ठीक है, R1 और R3 को रिलीज किया, तो एक यहाँ पे हो गया R1 और एक हो गया R3। एक हो गया R3। तो जो नई वो हो गई, वो सिचुएशन ये हो गई कि ये हो गया एक, ये करंट अवेलेबिलिटी लिख रहा हूं, और ये हो गया एक, और ये हो गया 2। यानी अभी इस वक्त हमारी जो न्यू अवेलेबिलिटी वो यही है। अब यहीं पे ध्यान देना है कि जो अवेलेबिलिटी बार बार हो रही है उसको अपडेट यहाँ पे करते रहिए, देखते रहिए कि क्या है। तो हमारी न्यू अवेलेबिलिटी हो गई 1 1 2, ये दोनों एग्जीक्यूट हो गए। तो 1 1 2 जब हो गई, तो अब कौन सा प्रोसेस, हमको प्रोसेस P1 को सिर्फ R1 ही तो चाहिए। तो P1 को हम R1 दे देंगे क्योंकि R1 है अवेलेबल, तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो गई, P1 ने क्या रिलीज कर दिया, 1 1, ये R1 R2 रिलीज कर दिया, R1 R2 रिलीज कर दिया। अब क्या करंट अवेलेबिलिटी हो गई, 2 2 और 2 2 2 2 हो गई। जब 2 2 2 हो गई यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है P3 को ये वाली 1 चाहिए, ये वाली 2 चाहिए। यहाँ पे अवेलेबल है 2, यहाँ पे 2 अब है, यहाँ एनफ है। तो अब यहाँ पे P3 भी एक्सक्लूड हो जाएगा और फिर ये भी रिलीज कर देगा। तो फाइनली यहाँ पे P3 रिलीज किया 1, तो यहाँ पे 1 रिलीज हो गई। तो अब न्यू अपडेट हो गई यहाँ पे 2 2 3 और 2 2 3 2 लास्ट, जो मतलब फाइनल अवेलेबिलिटी, और ये सारे एग्जीक्यूट हो गए। और ये हुआ कि यहाँ पे डेडलॉक अकर नहीं होगा, डेडलॉक अकर नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए तो R1 का 2 है, यस 2 है, R3 का यहाँ पे 2 है, R3 का 2 है, सॉरी R2 का 3 है, यस R2 का 3 है ये, और R3 का 2 है, यस 2 है। तो सारे रिसोर्स फ्री हो गए और ये यहाँ पे डेडलॉक नहीं है। तो ये है एक नया RAG जिसके अंदर मल्टीपल इंस्टांस के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि हाँ क्या है यहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन। ठीक है, तो ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में इतना डिटेल में तो क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए, आया है वैसे एक दो यूनिवर्सिटी का पेपर मैंने देखा है, लेकिन ये करने का सबसे आसान तरीका यही है। और अगर क्वेश्चंस आता है तो यही दिया होगा, अगर लॉन्ग में आता है तो ये जरूर एक दिया होगा ग्राफ, और उस ग्राफ के थ्रू हमें फिर ये बनाना पड़ेगा और हमें ये बताना पड़ेगा। अच्छा, इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे आपको फिर वही बैंकर एल्गोरिथम की तरह से लिखना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है।
तो पहले शायद P2 हुआ था ना, यस P2 हुआ था, और उसके बाद फिर हुआ था, फिर क्या हुआ था, P2 हुआ था, P0 हुआ था, फिर P0 हुआ था, उसके बाद फिर हुआ था P1 हुआ था, फिर P3, यस P1 एंड P3, ये था उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब आई थिंक समझ में आया होगा। अभी इतने ज्यादा लोग थे, चले गए और लोग को समझ में आ गया कि और लोग बोर हो गए। वैष्णवी, यस सर। हो गया? आरिजी आपने पढ़ा उड़ा रहा होगा थोड़ा सा, हो सकता है आरिजी पढ़ा था कुछ? अभी नहीं सर, अभी तो पहले के टॉपिक्स पढ़ रहा है। अभी पहले के टॉपिक पढ़ रहे हैं। चलिए, आरिजी है, आसान है, और आरिजी में स्मॉल क्वेश्चंस भी आएंगे तो कर लेंगे। और ये नोट्स मैंने बनाया हुआ है, और ये मैंने बाकायदा याद था मुझे, तो देखो यहाँ पे एक फोल्डर भी मैंने बना के रखा हुआ था तुम्हारे नाम का। उसके अंदर मैंने वो नोट्स बना के रेडी है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, तो ये हम सेंड कर देते हैं। और मैं इसको अभी अब यहाँ पे पूरा ये पहले डिलीट करता हूँ, नहीं तो ये पूरी स्क्रीन को जो है ऐसे किए रहेगा डिस्टर्ब। और नेक्स्ट अब आते हैं, एक टॉपिक और भी है, तो अभी अगर डिस्कनेक्ट होता है तो फिर से एक बार कनेक्ट हुई, ताकि मैं ये खत्म कर दूं। थ्योरी की कुछ स्लाइड्स हैं, और मैं एक ब्रीफ सा, इसको तो बताना पड़ता है, ये लंबा होता है ये टॉपिक कभी भी क्लास, इसीलिए एक पूरे क्लास में खत्म नहीं हो पाता है। ये देखो, रिसोर्स एलिवेशन ग्राफ का मैंने ये मुझे याद था, ये बताया था तुमने, तो ये मुझे याद था। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे शेल का। हाँ, शेल, व्हाट इज शेल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ शेल, ये भी है। और ये क्या नाम है, बताने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज और, अरे स्क्रीन के ऊपर ये ना करो भाई। व्हाट इज शेल, यहाँ जो 7वीं 8वीं यूनिट से अगर क्वेश्चंस आएंगे, छोटे स्मॉल क्वेश्चंस में आ सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन में, तो व्हाट इज शेल, वेरियस टाइप ऑफ शेल, वेरियस एडिटर्स इन लाइनक्स एंड डिफरेंट मोड, ये 4 है, और ये इसी प्रेजेंटेशन के अंदर है। और एक शेल स्क्रिप्ट का है, और पाइप एंड फिल्टर, इतनी टॉपिक्स है जितनी। अब ये दूसरे एक सेशन और कनेक्ट होइएगा, इसके बाद 1 मिनट बचा हुआ है, तो उसमें खत्म कर देंगे सब। नहीं कुछ टॉपिक होगी तो मैं नोट्स, ये क्या होता है, किसने ये पूछा है?